हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर। हम लोग इन द लास्ट लेक्चर हम लोग सब्सट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर पढ़े थे। बड़ा मस्त मजा आया था पढ़ने में हम लोग को। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, एनालिटिकल मेथड से मैं बता दिया था। मतलब मैथमेटिकली आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो और डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन के नाम पे क्या निकालना आपको? जब भी बोलेगा कि डायरेक्शन निकालो मतलब एंगल बता देना आपको। क्या बताना देना दोस्तों? एंगल। किसी एक वेक्टर से आपको एंगल बता दोगे तो अपना काम हो जाता है, तो अपना काम हो जाता है। अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो होगा अपना यूनिट वेक्टर। क्या होगा अपना? यूनिट वेक्टर दोस्तों। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना यूनिट वेक्टर। क्या होगा यूनिट वेक्टर? देखो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। फिर से सुन लो दोस्तों, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। सिंपल सा बात है यार। ठीक है, जैसे वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, वेक्टर वेक्टर हैविंग हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सिंपल सा बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस में है नहीं। और हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है ना, देखो यूनिट वेक्टर कोई भी यूनिट नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता है, समझे? जैसे देखो लेंथ का यूनिट होता है ना जी मीटर, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो यूनिट वेक्टर कहीं पर भी है, यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस है। ये कैसा है दोस्तों? यूनिट लेस। यूनिट लेस, यूनिट कौन सा मात्रक है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेकेंड, एम्पियर, न्यूटन, ये सब मात्रक होता है ना, यूनिट होता है, वही यूनिट लेस है। ये इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। एंड डायमेंशन लेस, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता है दोस्तों। डायमेंशन, डायमेंशन लेस। अभी आप इतना समझ लो डायमेंशन लेस होता है। ये डायमेंशन क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट चैप्टर 3-4 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। यूनिट चैप्टर जब भी आपका स्टार्ट होगा 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि डायमेंशन यूनिट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन और यूनिट कैसे निकालते हैं, वो पढ़ लेंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अपना है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो। और देखो यूनिट वेक्टर जो है ना, ये सिंपली इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, डायरेक्शन को। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। यूनिट वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना। इट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? डायरेक्शन। क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज करते हैं दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको जो हम लोग सिंपलाइज करते हैं ना, इसको जो डिनोट करते हैं वो इस तरीके से। मान लो ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर लिखना तो लिखेंगे ए कैप। क्या क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे दोस्तों? ए कैप। मतलब क्या ये दोस्तों? यूनिट वेक्टर ऑफ, इसका मतलब क्या हो? यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ए कैप का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो बी कैप। क्या लिखा हो दोस्तों? बी कैप। इसका मतलब क्या हो? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी। ठीक है, मान लो कहीं पे लिखा हुआ पी कैप। क्या लिखा हो दोस्तों? पी कैप। मतलब क्या हुआ इसका? यूनिट वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, ऑफ पी वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। सिंपल सिंपल सा बात है, जल्दी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, जल्दी से नोट डाउन कर लोगे। चलो, और हम लोग बात करते हैं, और हम लोग अगर बात करें दोस्तों, और हम लोग बात करें यूनिट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करें? यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें। देखो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे? मान लो कोई वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसको लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। किस रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप। ए कैप वो यूनिट वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो देखो आप जानते हैं ए वेक्टर है, ए क्या है दोस्तों? वेक्टर। इसको अगर मैग्नीट्यूड से, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए किसी भी चीज के। मान लो 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा? बट यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी है। उसको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड बचेगा वो कितना बचेगा? यूनिट ही तो बचेगा ना। और इसमें डायरेक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे मान लो आपको बी कैप लिखना है दोस्तों, तो क्या होगा? वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर
वेक्टर बी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इस तरीके से जैसे मान लो आपको लिखना है कुछ एफ का यूनिट वेक्टर लिखना है, एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। सिंपल इस तरीके से लिखते हैं हम लोग दोस्तों, इस तरीके से यूनिट वेक्टर होता है आपका। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि वेक्टर लिखते कैसे, आई जे के फॉर्म में वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सो प्लीज इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता, अभी मैं बताऊंगा, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, इसको भी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलो और हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ए कैप बराबर क्या लिखा हुआ दोस्तों, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दोस्तों वेक्टर ए बराबर क्या होगा आपका, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को वो वेक्टर मिल जाएगा, वो वेक्टर मिल जाएगा दोस्तों। फिर सुनिए, अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर मिल जाएगा अपन को, वो वेक्टर मिल जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, वो वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मैं इस बात को लिख देता हूँ, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग मैग्नीट्यूड of vector to its unit vector we get the vector। हम लोग वो वेक्टर को पा लेते हैं। हम लोग किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को वो वेक्टर पता चल जाता है, हम लोग को वो वेक्टर पता चल जाता है। सिंपल ये होता है दोस्तों, समझे, सिंपल ये होता है। जैसे मान लो आपको चाहिए बी वेक्टर चाहिए, तो आप क्या करो, बी के मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। मान लो इस डायरेक्शन में आपको कोई वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर चाहिए, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को पता है आपको, मान लो इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इस डायरेक्शन में वो वेक्टर पता चल जाएगा, आपको इस डायरेक्शन में वो वेक्टर पता चल जाएगा दोस्तों। अब देखो किसी भी फिक्स डायरेक्शन में दोस्तों, किसी भी फिक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है ना दोस्तों, वो फिक्स्ड होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है किसी भी फिक्स डायरेक्शन में, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर की बात करें, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, फिक्स्ड होगा, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में फिक्स्ड होगा। मान लो हम लोग इस डायरेक्शन का बात करें ऊपर के डायरेक्शन में, तो ऊपर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फिक्स्ड होता है। तो अपने पास देखो, अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स है, वाई है एंड जेड है, क्या है दोस्तों, जेड। तो याद रखिएगा एक्स के डायरेक्शन में जो हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं ना दोस्तों, वो होता है आई कैप। क्या होता है, आई कैप। वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं ना, वो होता है जे कैप। क्या लेते हैं दोस्तों, जे कैप। और जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं वो होता है आपका के कैप। क्या होता है दोस्तों, के कैप। जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो क्या होता है दोस्तों, के कैप। तो याद रखिएगा आई कैप क्या होता है दोस्तों, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ये देखो अब क्या हुआ ना कि एक्स डायरेक्शन में लोग यूनिट वेक्टर का नोटेशन को फिक्स कर दिए कि एक्स डायरेक्शन में जब भी यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करेंगे तो आई कैप लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, आई कैप। वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जब भी लेंगे तो जे कैप लेंगे, फिक्स कर दिया गया है। हालांकि कुछ भी लिया जा सकता है, वो अलग बात है, बट ये फिक्स कर दिया गया, आपको यही लेना है, आपको यही लेना है। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को फिक्स कर दिया गया है, आपको वही लेना है दोस्तों। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के कैप। जे कैप किस डायरेक्शन में लेते हैं दोस्तों, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह के कैप क्या होता है दोस्तों, किस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन क्या होता है, के कैप। क्या होता है दोस्तों, के कैप। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर होना चाहिए आपको। जैसे जैसे आपको बोला, सुनो याद रखिएगा, एक्स डायरेक्शन में आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है यूनिट वेक्टर, और जेड डायरेक्शन में के कैप होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। कहीं पे आपको इस तरीके से अगर लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन सुनना, इस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है, एग्जांपल्स के तौर पे देख लो कि 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है आपको, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
देखो वेक्टर एफ, मान लो ये वेक्टर एफ, फोर्स एफ वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या बोला, 5 न्यूटन फोर्स एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड 5 है, और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है दोस्तों, आई कैप। देखो यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को वेक्टर मिल जाता है ना, तो ये हो गया फोर्स वेक्टर। 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 5 न्यूटन फोर्स, 5 आई न्यूटन, 5 आई कैप न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। कहीं भी लिखा हुआ है, सपोज करो 7 के कैप, क्या लिखा हुआ दोस्तों, 7 के कैप, 7 के कैप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 7 के कैप न्यूटन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, न्यूटन, न्यूटन होगा तो फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोर्स। अरे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ना, तो 7 के कैप कहीं पे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 7 न्यूटन फोर्स, ये मैग्नीट्यूड है ना, 7 न्यूटन फोर्स इन, 7 न्यूटन फोर्स इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ आपको 5 जे कैप, 5 जे कैप, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ 5 जे कैप मतलब 4 जे कैप ले लो, 4 जे कैप ले लो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, ये न्यूटन में ले रहा हूं मैं, ठीक है। 5 जे कैप न्यूटन मतलब 5 न्यूटन फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ, कहीं पे भी लिखा हुआ है ये, तो समझे, ठीक है दोस्तों। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए, देख लो अच्छे से देख लो। आई जे के का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, बोलेंगे। ये आई कैप क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप क्या होता है दोस्तों, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप क्या होता है आपका, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, समझे। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। चलो और हम लोग बात करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि देखो कोई फोर्स एक्स वाई, कोई वेक्टर एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना, जेड एक्स दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, या तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, तीनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर कहीं पे कोई वेक्टर लिखा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से मान लो लिखा हुआ कुछ भी फोर्स पर, और इस तरीके से लिखा हुआ दोस्तों 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में, 3 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है। ये जो एफ फोर्स है, एफ फोर्स क्या है दोस्तों, अरे जरूरी थोड़ी कि एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स होगा या वाई डायरेक्शन में ही फोर्स होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है। हो सकता है एक्स वाई के बीच में कहीं फोर्स जा रहा हो, ठीक है। तो मान लो उस एक्स वाई के बीच में कहीं फोर्स जा रहा है, तो एक्स में मान लो 3 है, वाई में मान लो 2 है, इस तरीके से, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2 न्यूटन फोर्स, 2 न्यूटन फोर्स है ना, इन इन एक्स डायरेक्शन एंड 3 न्यूटन फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, अगर कहीं पे इस तरीके से ये लिखा हुआ। हालांकि मैं इस पर डिस्कशन आगे करूंगा, अभी यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा, तो सिंपल सा यूनिट वेक्टर का हम लोग डिस्कशन किए, हम लोग सिंपल किसका डिस्कशन किए दोस्तों, यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का। आई होप आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं वैसे, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का, किसका बात करते हैं दोस्तों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर का हम लोग डिस्कशन करते हैं अब, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम लोग जो बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बात करें दोस्तों, किसका बात करेंगे, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का बात कर रहे हैं हम लोग। इसका बात कर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब कोई वेक्टर है उसको किसी परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ने का जो तरीका होता है ना, जो तोड़ के जो लिखते हैं उसी को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोनेंट। मान लो कि ये एक्स एक्सिस था और ये अपना वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, ये अपना क्या था दोस्तों, वाई एक्सिस था। मान लो कि एक फोर्स है एफ, एक फोर्स क्या है, एफ है, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, कितना बनाया दोस्तों, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, ठीक है। अब देखो इसको अच्छे से देखोगे आप, इसको अच्छे से देखोगे तो इस ट्रायंगल में देखो, इसका लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, फोर्स के मैग्नीट्यूड को, फोर्स के मैग्नीट्यूड को लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखोगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो आपका, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है,
इस ट्रायंगल में देखोगे लेंथ क्या एफ है, लेंथ क्या है दोस्तों एफ है आपका, ये लेंथ एफ है और ये क्या है थीटा है। तो आप जानते हैं, आप यहाँ से देखोगे अगर इसको निकालना ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी। अगर पी को निकालना दोस्तों तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बट्टे एच। पी क्या है, पी है और एच क्या है दोस्तों आपका एफ है। तो यहाँ से देखोगे पी बराबर कितना होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, मतलब ये जो पी का वैल्यू ये कितना होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों एफ साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको बी निकालना हो तो कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। बी का वैल्यू आपको निकालना है, एच का वैल्यू क्या है आपका एफ। तो यहाँ से देखोगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो ये वाला क्या होगा एफ कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, मतलब इस एफ का दो कंपोनेंट है, इस एफ का दो कंपोनेंट है दोस्तों, एक तो ये वाला कंपोनेंट हुआ, एक तो ये वाला कंपोनेंट हुआ, दूसरा कौन सा कंपोनेंट हुआ ये वाला कंपोनेंट हुआ। तो देखो ये वाई डायरेक्शन में है ना, ये किस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, तो इसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे एक्स कंपोनेंट। तो इसका दो कंपोनेंट होगा दोस्तों, एक तो किस डायरेक्शन में हुआ आपका एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में। और यहाँ देखो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़े हैं, इसको साइड में लिख लेना एक्सप्लेनेशन में, इसको साइड में एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे आप लोग, इसको साइड में एक्सप्लेनेशन में लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूं, उसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं फिलहाल। इसमें देखो एक्स कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों, एक्स कंपोनेंट क्या हुआ एक्स डायरेक्शन में जो आया आपका, फुट के जो एक्स डायरेक्शन में एफ का जो वैल्यू आया वो क्या होगा एक्स कंपोनेंट। तो ये कितना हो गया एफ कॉस थीटा। उसी तरह दोस्तों वाई कंपोनेंट कितना हो गया आपका, आपका क्या हो गया एफ साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है जी, थीटा वो एंगल है जो कि एक्स एक्सिस से बना रहा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, वो क्या है थीटा एंगल। तो इस तरीके से कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं, इस तरीके से कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं। जैसे देखो कहीं पे भी आपको कंपोनेंट दे दिया, देखो जैसे सपोज करो सुनोगे, मान लो कि ये कोई फोर्स है आपका, आपका मान लो ए या कोई वेक्टर है ए जो कि इससे एंगल बना रहा है थीटा, क्या कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो याद रखेंगे दोस्त थीटा के साथ क्या गया था एक्स के साथ थीटा तो कॉस गया था ना, तो अब थीटा इसके साथ है वर्टिकल वाले के साथ है, तो क्या होगा ये वाला कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा आपका बताइएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा आपका ए कॉस थीटा, है ना। जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट जाता है, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। इस तरीके से कंपोनेंट हम लोग तोड़ते हैं। देखो जब तुम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना तो कंपोनेंट खूब तोड़ोगे, फोर्स का कंपोनेंट खूब सारा फोर्स का कंपोनेंट आप तोड़ोगे। तोड़ने का तरीका ये वाला होता है, आपको बस इतना याद रखना, जिसके साथ थीटा होता है ना दोस्तों, जिसके साथ क्या होता है अपना थीटा होता है, जिसके साथ क्या होता है दोस्तों थीटा होता है उसके साथ क्या जाता है कॉस जाता है, जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ साइन जाता है। ठीक है, हम लोग को जो यहाँ पे सीखना है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना सीखना है दोस्तों। क्या सीखना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना सीखना है। जैसे जैसे एक और देखो, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे इस पॉइंट पे मान लो इधर से, किधर से दोस्तों इधर से मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इस पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। आपको बोला इसका दोनों कंपोनेंट तोड़ो, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन तोड़ो और एक एलोंग द प्लेन तोड़ो। आपसे क्या पूछा एलोंग द प्लेन कितना कंपोनेंट आएगा और दूसरा परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना कंपोनेंट आएगा ये पूछा, और ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, कितना दे रखा है थीटा, हॉरिजॉन्टल से जो फोर्स दे रखा है आपको थीटा दे रखा है। तो बताओ तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 10 cos थीटा, कितना होगा दोस्तों 10 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों 10 sin थीटा, 10 sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin थीटा। अभी मैं आपको जस्ट समझाया हूँ कि जिसके साथ थीटा लगता है ना, जिसके साथ थीटा एंगल होता है उसके साथ हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं उसके साथ कॉस, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा रहता उसके साथ क्या लेते हैं दोस्तों साइन लेते हैं, क्या लेते हैं साइन। आई होप आपको ये सब चीज़ बहुत ही ईजी है यार, इस सब में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। हाँ भले ही हो सकता है कि वेक्टर आपको थोड़ा सा टफ लगे, बट वेक्टर टफ होता नहीं है। और जानते हो इन रियलिटी अगर हम लोग बात करें ना पूरे फिजिक्स में आपको वेक्टर ही बहुत ज़्यादा वेक्टर मिलेगा, पूरे फिजिक्स में आपको वेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस वेक्टर पढ़ ली वेक्टर खत्म हो गया, बेटा वेक्टर पूरे फिजिक्स में है, वेक्टर पूरे फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा है। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है दोस्तों। चलो और देखो सपोज करो
ये कोई इंक्लाइन प्लेन है। क्या है दोस्तों? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का मतलब क्या? सीढ़ीनुमा जो प्लेन होता है ना, दैट प्लेन इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन, जो कि हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं दोस्तों? जो आपका अर्थ है, जो समतल सरफेस होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। मान लो ये अर्थ से बना रहा है थीटा एंगल। क्या बना रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। आपको बोला एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल। आपको बोला क्या कि इस पॉइंट पे एक पार्टिकल है जिसपे एक फोर्स लगा यहाँ से इस डायरेक्शन में। क्या लगा? इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दोस्तों। वो फोर्स लगा मान लो 20 न्यूटन। कितना लगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। थीटा का वैल्यू दे रखा आपको मान लो 30 डिग्री। कितना दे रखा? 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या दे रखा? 30 डिग्री। आपसे पूछा रिजॉल्व 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स along plane and perpendicular to plane। आपसे ये पूछा है क्वेश्चन कि 20 न्यूटन फोर्स को along द प्लेन रिजॉल्व करो और परपेंडिकुलर टू प्लेन रिजॉल्व करो। ठीक है, तो हमको ये चीज आता है, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक बात बताना, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये एक पैरेलल लाइन हो गया ना, ये पैरेलल लाइन एक साइड रेखा से लाइन कट कर रहा है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? ये 30 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? 30। क्या होगा? 30। आपको क्या पूछा कि आपको फोर्स रिजॉल्व करना है अलोंग द प्लेन, मतलब प्लेन के अलोंग कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। दूसरा बताना है परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना फोर्स लग रहा है वो बताना है। देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ये वाला डायरेक्शन, मतलब जो प्लेन से कितना एंगल बना रहा हो? 90 डिग्री। कितना बना रहा हो? 90 डिग्री बना रहा हो। ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये वाला क्या हो गया दोस्तों? अलोंग द प्लेन वाला डायरेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अब देखो इस 20 न्यूटन फोर्स को आपको तोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? तोड़ना है। तो 20 न्यूटन फोर्स को तोड़ोगे तो एक चीज देखो आप लोग, एक चीज अच्छे से देखेंगे। देखिए इस 20 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा दोस्तों? देखो इधर कौन सा कंपोनेंट है? इधर 20 लगा, इधर कौन सा कंपोनेंट? 30 डिग्री बन रहा है तो इधर कितना होगा? 20 cos 30। और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या लेते हैं दोस्तों? कोसाइन वाला कंपोनेंट लेते हैं। और देखो ये इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा उसके साथ क्या जाएगा? साइन। इधर क्या होगा? 20 साइन 30। 20 साइन 30। आई होप आपको हम इसको कैसे तोड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। देखो तो अलोंग द प्लेन जो आपको फोर्स आ रहा है वो कितना रहा दोस्तों? 20 cos 30 है ना। अच्छा परपेंडिकुलर टू प्लेन जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 20 sin 30। अब देखो वैल्यू पुट करके तुम इसका वैल्यू बता सकते हो कितना होगा, इसका वैल्यू बता सकते हो। बट हम लोग का मेन टास्क इस चैप्टर में क्या है कि हम लोग को कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। कंपोनेंट तोड़ना दोस्तों आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। आपको बस क्या चीज़ याद रखना है, जिसके साथ थीटा लगता है उसके साथ कोसाइन वाला जाता है, कॉस वाला जाता है। और जिसके साथ थीटा नहीं रहता उसके साथ क्या जाता है? साइन वाला जाता है। क्या जाता है दोस्तों? साइन वाला। हम लोग क्या पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलो और हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं दोस्तों, सुनिएगा। हम लोग बात करते हैं, सुनिए किसका बात कर रहे हैं। मान लो कि आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई। मान लेते कोई वेक्टर है आपका ए, कोई वेक्टर ए है जो कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, जो कि एंगल कितना बना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है दोस्तों। अब देखो ये वाला जो होगा ये क्या होगा? आपका वाई कंपोनेंट होगा ना। और ये वाला जो होगा ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एक्स कंपोनेंट, है ना। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा दोस्तों? एक्स कंपोनेंट। इसको हम लोग ए एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए है, ये क्या है दोस्तों? वेक्टर ए। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट है दोस्तों ये वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट। ए एक्स है वाई। तो ए एक्स क्या है दोस्तों? ए एक्स क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और ए वाई क्या है दोस्तों? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब बताओ सिंपल से मुझे एक बात बताना, एक बात सिंपल से बताइएगा यहाँ पर कि एक्स कंपोनेंट तो ऐसे होगा दोस्तों,
है ना, और ये होगा कितना ax, ठीक है। और y कंपोनेंट कैसे होगा, ऐसे होगा। देखो y कंपोनेंट यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो आप यार, पैरेलल शिफ्टिंग तो कर सकते हैं ना हम लोग वेक्टर का, हम लोग वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग तो कर सकते हैं, हम लोग वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग तो कर सकते हैं। इसको यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ये हो गया ए वाई, ठीक है, ए एक्स एंड ए वाई। ओके दोस्तों, अब देखो यहाँ पर अगर तुमको वेक्टर ए को लिखना है, वेक्टर ए को लिखना है, तो एक बात समझो, वेक्टर ए एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वेक्टर का, मतलब कितना है वेक्टर एक्स कंपोनेंट, ए एक्स है, वाई कंपोनेंट कितना है दोस्तों, ए वाई है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप लिखोगे ना। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए वाई जे कैप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, इसको इस वेक्टर को। अब ट्रायंगल लॉ से देखो, इसका हेड इसके टेल से लगा हुआ है, तो दिस देखो ये एक लाइन में है और ये इसका अपोजिट में है, तो ये प्लस ये क्या होगा दोस्तों, ये वेक्टर होगा कि नहीं होगा, ए वेक्टर क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए, वेक्टर ए। आप किसी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है और वाई कंपोनेंट पता है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मतलब किसी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट आई कैप, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप। हम लोग ऐसे भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अपने लिए क्या है ना, डायरेक्शंस के लिए तुम लोग एक्स वाई यूज करेंगे ना, क्या यूज करेंगे दोस्तों, एक्स एंड वाई। डायरेक्शंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्स एंड वाई। आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपके सामने जो वेक्टर होता है ना, लिखा होता है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप, इस तरह के फॉर्म में होता है। आई और के आई जे के फॉर्म में आपके पास वेक्टर गिवन होता है। वेक्टर गिवन किसके फॉर्म में होता है दोस्तों, आई जे के फॉर्म में वेक्टर आपके सामने गिवन होगा, ठीक है। तो उसमें जो आई का जो कॉफिशिएंट होता है ना, वो होता है एक्स कंपोनेंट, जे का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वाई कंपोनेंट। वो क्या होता है, वाई कंपोनेंट। अब देखो हम लोग बात करें रिजल्टेंट का, किसका बात करें, रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट इसका क्या होगा दोस्तों, देखो ये क्या है आपका, ये जो देखोगे इसको देखो आप, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, रूट ओवर देखिएगा, देखो ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये ए एक्स है और ये ए वाई है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा ना। मतलब ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए का स्क्वायर बराबर होगा आपका ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। या फिर यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अरे यार इस स्क्वायर को उधर भेजे तो रूट बना कि नहीं बना, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो होता है दोस्तों किसी भी वेक्टर का वो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर में मैं लिख देता हूँ, तुम लोग नीचे में लिख लेना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो ये समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या लिखोगे आप, रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इस तरीके से लिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या लिखाता है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखोगे कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो भी बता सकते हैं आप, वो भी बता सकते हैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। आप देखो यहाँ से देखो, चलो इसको आप लोग लिख चुके हैं ना, इसको लिख लीजिए फास्ट। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो देखो यहाँ से टेन थीटा निकालो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी। थीटा ये तो पी ये हुआ बी ये हुआ, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए वाई। मतलब ये अपॉन ये होगा ना, ये क्या है, ए वाई अपॉन ए एक्स। आप यहाँ से टेन थीटा निकाले तो थीटा भी बता सकते हो ना। मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, ए टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। ये थीटा क्या है दोस्तों, एंगल
ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें वाई एक्सिस एंगल बताना हो, क्या बताना हो तो मान लो वाई एक्सिस अल्फा एंगल बना रहा है, तो देखो तो ये वाला लोगे, ये ए वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा ये वाला दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी, यही दूरी तो होगा, ए एक्स हो जाएगा। अगर आपको टेन अल्फा निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको अल्फा एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो दोस्तों, अल्फा एंगल अगर निकालना हो आपको, यहाँ पे क्या निकालना हो, अल्फा एंगल अगर निकालना हो, देखो टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा आपका, यहाँ से देखो टेन अल्फा बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये अपॉन ये होता है, तो मतलब ए एक्स अपॉन ए वाई, ए एक्स अपॉन ए वाई। यहाँ से आप अल्फा बता सकते हो, टेन अल्फा निकालोगे तो अल्फा ही बता सकते हो। और ये अल्फा क्या है दोस्तों, अल्फा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस। अल्फा क्या है दोस्तों, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई भी चिंता करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपल है और साधारण सा चीज़ है दोस्तों। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सीख गए, आप वेक्टर को लिखना भी सीख गए दोस्तों। चलो मैं कुछ बात करता हूँ आपसे, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, इस तरीके से दे रखा है। आपसे बोला कि बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पूछा आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो पहले बता दो एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, 2। अरे जो आई का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स कंपोनेंट कहलाएगा। अच्छा इसका वाई कंपोनेंट कितना होगा दोस्तों, 3। वाई का जे का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड बता दो दोस्तों। क्या होता है मैग्नीट्यूड, ए एक्स, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है इस तरीके से, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका दोस्तों, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 3 9 9 4 13, 13, रूट 13 इज योर आंसर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 13। आपसे पूछा कि बताओ ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाइंड, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए। वेक्टर है आपसे क्या पूछा दोस्तों, एंगल। तो मान लो कि वो एक्स एक्सिस से थीटा एक्स एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, थीटा एक्स। देखो टेन थीटा एक्स एक्सिस एंगल निकालते तो क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट होता है। क्या होता है, ए वाई अपॉन ए एक्स होता है ना। अगर वाई एक्सिस से निकालोगे तो एक्स कंपोनेंट ऊपर आएगा, मतलब ए एक्स ऊपर आएगा और ए वाई नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ पर ए वाई कितना 3 और ए एक्स कितना है दोस्तों 2। तो टेन थीटा एक्स बराबर कितना हो गया आपका 3/2। तो यहाँ से बता दो थीटा एक्स कितना हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स 3/2। देखो एंगल को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कहीं मान लो टेन अल्फा बराबर मान लो 5 है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, टेन इनवर्स 5, ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इधर जाएगा तो इनवर्स में लिखा था, किस में लिखा था, इनवर्स में, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस एंगल ये बताएगा, ये बनाएगा वो। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। मान लो आपके सामने, आपको निकालना क्या, सुनना, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको ये सब वेक्टर का क्या बताना दोस्तों, मैग्नीट्यूड बताना है और एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है ये वेक्टर ए बराबर ले लो, ए बराबर कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर ए बराबर दे रखा है आपको i कैप माइनस j कैप, ठीक है। वेक्टर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर ए बराबर 5i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ले लो
10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप, 10√3 जे कैप। क्वेश्चन नंबर 5 वेक्टर ए में दे रखा आपको दोस्तों 50√3 आई कैप प्लस 50 जे कैप। इस तरीके से आपको दे रखा है दोस्तों, इस तरीके से दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और ये कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, कितना एंगल बना रहा है दोस्तों एक्स एक्सिस से। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ना, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं यार, ये सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो वेक्टर स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है दोस्तों, बट इसको लगे रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, धीरे 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 ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो चलो आज का हम लोग इतना ही, लेक्चर को यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं दोस्तों। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवा लो, जो भी 18+ हो चुके हैं आप लोग, ठीक है। हालांकि आप लोग में बहुत सारे नहीं हुए होंगे कोई भी 18+, बट है ना सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करो, कोरोना कम रहा है, ये गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। और हम लोग का बहुत जल्दी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेटेड रहिए बिल्कुल, और कोई टेंशन मत लीजिए। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं दोस्तों, थैंक यू।